Hi everyone, welcome to our lovely YouTube channel Times Career with MN होदा सर। जैसा कि बच्चों आप लोग पता है कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का यूनिट खत्म कर चुके हैं, जिसमें से 4 चैप्टर था। उन 4 चैप्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज आप लोग का यूनिट जो है 7th मतलब स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। उन 3 चैप्टर के नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स किसे कहते हैं आप कक्षा 10 से ही यानी क्लास 10 से आप जानते हैं कि जेनेटिक्स मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है कोई गुण, कोई प्रॉपर्टीज, जिन्हें फैक्टर कहा जाता है या जीन अभी जिसे कहा जाता है आज के दिन में, ठीक ना। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें क्या क्या वेरिएशन आता है उस चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जिसमें क्या कर रहे हैं कि मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डीएनए, आरएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वन चैप्टर आपका 7th है, जिसमें एवोल्यूशन यानी कि विकास के बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे मतलब एक स्टेप है, एक पार्टिकुलर सिस्टम है, जिस तरह से एंसेस्टर रूप से किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। तो आइए चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसमें कितने टॉपिक्स हैं। तो आप जानते ही हैं कि मेंडल साहब एक बहुत बड़े अपना हस्ती थे। उन्होंने जो है क्या किया था, इन सब का जो है लॉ सब दिया था। टॉपिक से सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का लॉ जो दिया था वो मेंडल ने दिया था। उसके बाद कितने प्रॉपर्टी से, कितने ट्रेड से उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, टू डोमिनेंस, सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, देखिए जीन के स्लाइटली फॉर्म्स को ही एलेल कहा जाता है, और एलेल में ही क्या होते हैं मतलब उसका जो है डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसी में हम लोग इसी के अंतर्गत मोनोहाइब्रिड करेंगे। जबकि दूसरा टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिसमें हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक ना। उसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है ह्यूमन में देखेंगे हम लोग। वैसे ड्रोसोफिला वगैरह वगैरह बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिज्म दिया है, जो भी एनसीईआरटी में दिया है उनको हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब चेंजिंग होता है, सडनली चेंजिंग होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली कुछ भी समथिंग उसमें चेंजिंग होता है। कैसे चेंज होता है, क्रोमोसोम के पैटर्न पे इसको देखेंगे। अब जब जेनेटिक ऑर्डर है तो जेनेटिक ऑर्डर को भी, डिसऑर्डर को देखेंगे। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, अब बरसों से चला आ रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब खानदानी, ठीक ना, अनुवांशिक डिसऑर्डर। और इसी के बेस्ड पे एक और चीज पढ़ेंगे जो कि हमारा क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक ना। तो ये इतना दिया हुआ है, इसका मतलब कंपेयर किया हुआ एक और टॉपिक लिख लेंगे हम लोग, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस तरह से हम लोगों ने इतनी टॉपिक करनी है। सबसे पहला क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक ना। मेंडल इनहेरिटेंस का मतलब समझिए, इनहेरिटेंस मतलब क्या, जेनेटिक्स का मतलब तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब समझ, इनहेरिटेंस वैसे चीज को कहेंगे जो अपने पेरेंट से बच्चे में क्या ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना। सबसे पहले मेंडल ने इसको कहा था फैक्टर, लेकिन आज के दिन में हम लोग उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन क्या हो गया, जीन इज द ऐसा यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, या फिर जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आनुवांशिक की इकाई किसे कहा जाता है, कई बार क्वेश्चंस आपका बिहार बोर्ड में आपको मिल जाएंगे कि आनुवांशिक की इकाई को क्या कहा जाता है, या फिर यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीन हो जाएगा, जिसे मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। तो क्या हो रहा है कि पेरेंट बॉडी से प्रोजेनी में, यानी कि बाप से या माँ से प्रोजेनी में कोई जो है फैक्टर पास हो रहा है, कोई कैरेक्टर पास हो रहा है, जिसके अंतर्गत वो उस जैसा दिखने वाले तो बनते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन भी होते हैं। अगला क्या है, वेरिएशन भी है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक ना। तो बदलाव हो जाता है। तो आइए इन सबको करने से पहले कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी है, टर्म को हम लोग जान लेंगे कि क्या किसे कहते हैं, क्या मतलब इसमें टर्म है। उन सबको अगर जान लेंगे तो आपका जो है समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। सो चलिए गाइस टर्म को समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें टर्म है जो हम लोग को समझना बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझना जरूरी है, ठीक ना। तो क्या है, सबसे पहला इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। क्या पास हो रहे हैं? कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, जिसे फैक्टर कहा था मेंडल ने। अभी हम लोग क्या कहते हैं? उसको जीन कहते हैं। अब वेरिएशन क्या है? मॉडिफिकेशन हो जाता है। वेरिएशन मतलब क्या? बदलाव होता है, ठीक ना। हम छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो मेरा मतलब वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव हो गया। अब जीनोटाइपिक क्या है? ये बस और बस जेनेटिक मेकअप है। आप लोग बोलेंगे कि जेनेटिक मेकअप मतलब क्या? अच्छा देखिए, तो इसका जेनेटिक मेकअप ये जैसे कि स्मॉल टी है, ये है बड़ा टी, ये बड़ा टी, ठीक ना। ये कैपिटल टी इतना इतना। तो आप बोलेंगे कि जेनेटिक मेकअप क्या है? इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, इसका जेनेटिक मेकअप अलग है। तो अगर मैं जीनोटाइप अगर निकालने के लिए बोलूं तो आप लोग क्या निकालिएगा? तीनों का 1:1:1 है ना, क्योंकि सबका अलग अलग जीनोटाइपिक है ना, इस तरह से। तो ये जीनोटाइपिक होता है। और उसके बाद फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस, वो क्या शो कर रहा है। जैसे कि एक टॉल है, एक ड्वार्फ है ना। टॉल और ड्वार्फ की बात करेंगे, लंबा और छोटा, नाटा, ठीक ना। तो उसमें जैसे कि यही केस ले लीजिए आप, यही केस ले लीजिए। ये शो करता है क्या? ये शो करता है टॉल शो करता है। ये क्या करता है? टॉल शो करता है। और ये क्या करता है? ड्वार्फ शो करता है, ड्वार्फ, ठीक है ना। और ये भी क्या करता है? ये भी शो करता है क्या? ये भी शो करता है टॉल। तो आप देख लीजिए मॉर्फोलॉजी, यानी कि क्या इसमें बोलिएगा कि इसका फिनोटाइपिक जो होगा, यानी कि टॉल को कितना किया? दोनों ने किया, और डॉल्फ एक ने किया। तो मतलब क्या? फिनोटाइपिक रेशियो 2:1 हो जाएगा, यानी कि 2 टॉल हो जाएगा और 1 डॉल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से फिनोटाइपिक निकालते हैं। जीनोटाइप आप जेनेटिक मेकअप उसका, यानी कि मतलब देख लीजिए कि किसका जेनेटिक मेकअप सेम है। इसका तो जेनेटिक मेकअप सेम नहीं है, बट फिनोटाइपिक रेशियो जो है इसका क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजिकली स्टेटस इसका क्या होगा? बिल्कुल और बिल्कुल उसका इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि बाहरी स्वरूप पे। डोमिनेंट क्या होता है? एक्सप्रेस कैरेक्टर्स, यानी हेटेरोजाइगस में करेगा। हमेशा ये क्वेश्चन आ चुका है कि डोमिनेंट किस पे मतलब एक्सप्रेस करता है, तो हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब क्या कि देखिए, हेटेरोजाइगस यानी कि दो अलग अलग एक ही जीन का स्लाइटली फॉर्म होना चाहिए, दो अलग अलग। जैसे ये है और ये अलग अलग है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ये लोग अलग अलग नहीं है, तो ये अलग अलग है, तो ये हमेशा हेटेरोजाइगस में होगा। और जबकि रिसेसिव जो है सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? वो होमोजाइगस में। होमो मतलब सेम, होमो मतलब होता है, आइसो मतलब और होमो मतलब एक समान होता है, इक्वल होता है। जबकि हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है। तो ये होता है, इसमें होगा क्या? रिसेसिव। और होमो में हो जाएगा क्या? आपका डोमिनेंट, ठीक ना। उसके बाद आइए आगे हम लोग क्या करते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहला टॉपिक है जो आपका एनसीईआरटी में। उन्होंने क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। कितना? तो ये डेटा दिया हुआ आपका, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछता भी है। 1856 टू 1863 7 साल उन्होंने क्या किया? ट्रू हाइब्रिडाइजेशन करवाया। किसके बीच? तो पी प्लांट के बीच। पी प्लांट का सिलेक्शन उन्होंने किया था, गार्डन पी प्लांट का, जिसका बोटैनिकल नेम क्या कहते हैं उसको? पाइसम सटेवा। क्या आवाजें जा रही है ना? बिल्कुल, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल दिख तो रहा है बढ़िया से। तो क्या होता है कि मेंडल ने जो है किसका मतलब सिलेक्शन किया था? गार्डन पी का, जिसका बोटैनिकल नेम है पाइसम सटेवा, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, यही इजी क्वेश्चन पूछ दिया है कि गार्डन पी का जो है बोटैनिकल नेम क्या होगा? तो आंसर था पाइसम सटेवम, ठीक ना। मेंडल ने तो गार्डन पी का सिलेक्शन कर लिया। अब उसने क्या किया? 7 पेयर का मतलब ही किया। क्या किया? 7 पेयर मतलब जोड़ा। तो दैट इज कितना? 14 कैरेक्टर्स का। दैट इज अगर कहे, दैट इज कितना हो जाएगा? 14 कैरेक्टर्स। अगर मतलब पेयर में है तो 7 पेयर कैरेक्टर्स। लेकिन अगर ऐसे मतलब नहीं दिया हुआ तो 14 कैरेक्टर्स दे देना है आंसर, ठीक ना, पेयर में ना रहे। तो 7 जोड़े पी प्लांट का क्या किया इन्होंने? मेंडल ने सिलेक्शन किया, जिसका टेबल बिल्कुल दिया हुआ। आज मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि किस तरह से उसको याद किया जाता है, ठीक ना। एक उससे क्वेश्चन आता ही है और ऑलमोस्ट आता ही है, आएगा ही, ठीक ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। सो चलिए गाइस, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट जो मेंडल ने किया था, स्टडी किया था, उन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या, उन्होंने 7 पेयर इनका कैरेक्टर्स लिया था, यानी कि 14 कैरेक्टर्स ले लिया था। तो सबसे पहला जो है
आप स्ट्रीम को याद रख लीजिए। स्ट्रीम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहला स्ट्रीम दे दीजिएगा। अगर ये टेबल बनाना चाहते हैं तो ये फ्लावर दे दीजिएगा, पॉट दे दीजिएगा, सीड दे दीजिएगा। कॉमन हो गया फ्लावर, पॉट एंड सीड। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आना तय है और बार बार पूछता भी है, ठीक है। तो मतलब क्या, फ्लावर एक बार देना है आपको, एक बार पॉट देना है, एक बार क्या देना है, सीड देना है। तो ये कॉमन आ गया। अब फ्लावर में क्या, सबका एक कलर कलर सब में एक बार क्या कर दीजिए, इसमें कॉमन कर दीजिए, कलर कॉमन कर दीजिए, ठीक ना। फ्लावर का भी कलर होगा, पॉट का भी कलर होगा एंड सीड का भी कलर हो गया, कॉमन हो गया एक, ठीक ना। अब सिर्फ और सिर्फ फ्लावर में क्या आता है, पोजीशन आता है, ठीक। दोनों में क्या आता है, शेप आता है। अब इन्हीं सबको याद करना है। फ्लावर कैसे आता है, वायलेट या व्हाइट, ठीक ना, वायलेट या व्हाइट इस तरह से लिया था। फिर इसने मेंडल ने इसका पोजीशन जो लिया था, एक तो एक्सियल लिया था, एक टर्मिनल लिया था। एक्सियल मतलब एक्सिस में और टर्मिनल मतलब बहुत मतलब टर्मिनेट में, लास्ट में, ठीक ना। अब पोर्ट कलर लिया था, पोर्ट कलर में मतलब क्या था, ग्रीन था और येलो था। देखिए पोर्ट और इसमें सीड में फर्क समझते हैं ना आप लोग, बहुत बढ़िया से समझते होंगे, ठीक ना। उसके बाद सीड जो अंदर रहता है यानी कि फल के अंदर रहता है, उन्होंने क्या लिया था, येलो लिया था। कलर क्या लिया था, येलो लिया था और ग्रीन लिया था। अब येलो सीड किसका है, ग्रीन सीड किसका है, बढ़िया से आप लोग जानते हैं, किसी किसी फल में रहता है। अब सीड सैप जो लिया था वो गोल था और रिंकलेट था। तो इस तरह से आप मतलब इसको आराम से लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टेबल है, ठीक ना। इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मेंटल ने बताइए कौन सा इसमें मतलब नहीं लिया था। एक को 3 गो दे देगा, एक को नहीं देगा, ठीक ना। तो कंफ्यूजन करता है, या तो पोर्ट कलर से आपको कंफ्यूजन करता है। देखिए हमेशा ये सबका जो है ना, कलर और शेप लिया था, पोर्ट कलर लिया था, पोर्ट शेप लिया था, सीड कलर लिया था, सीड शेप लिया था, फ्लावर का कलर लिया था, फ्लावर पोजीशन लिया था और स्ट्रीम का पोजीशन दैट इज हाइट लिया था। तो ये अगर मतलब आपका क्लियर है तो मान के चलिए आपके पास चार नंबर, क्या 4 नंबर आपका मुट्ठी में हो गया। यह टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, ठीक ना। तो गाइस हम लोगों ने आज जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, ठीक ना, और इस टेबल को भी याद कर लिए। बहुत छोटा सा शॉर्ट हम लोग किए। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर्स को लेंगे और एक एक कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।